हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ केरल स्टोरीज। पहले पार्ट में हमने अपने सहयोगी आकाश सिंह के साथ ये चर्चा की कि इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसका कई लोग विरोध कर रहे हैं, कई लोग समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं और कुछ लोग इसे सच्ची कहानी पे आधारित फिल्म बता रहे हैं। दूसरे पार्ट में आज हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी प्रांजल सिंह भी यहाँ मौजूद हैं। आज हम तीनों इस फिल्म पे आगे की चर्चा करें, किस प्रकार इस फिल्म को लेकर राजनीति और गर्माती जा रही है और किस प्रकार तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को बैन करने का काम यहाँ की सरकार ने किया है। इसके राजनीतिक पहलू क्या हैं और इस फिल्म को बैन करने से पश्चिम बंगाल या कहें कि देश की राजनीति में ममता बनर्जी क्या संदेश देना चाहती हैं। सबसे पहले मैं प्रांजल जी से पूछना चाहता हूं, प्रांजल जी, आपको ऐसा क्या लगता है कि ममता बनर्जी इस फिल्म को बैन करके ऐसा क्या संदेश देना चाहती हैं देश की राजनीति में, जो उन्हें लगता है कि वो एक धर्म विशेष के लिए अपने आप को सबसे बड़ा लीडर के रूप में प्रस्तुत कर सके? देखिए आनंद जी, इसमें धर्म विशेष की मैं बात नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ किसी भी फिल्म को कहीं बैन करने के लिए जब कोई आधारित चीजें ना हो तो वो होता है ना, रेप ऑफ आर्ट होता है। वहां पर आर्ट की एकदम हम लोग गरिमा को एकदम नष्ट कर दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य को कोई भी फिल्म को बैन लगाने, जब तक उसका कोई सबूत, या फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर जब कह दिया, जब कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं इस फिल्म पर बैन नहीं लगा सकते, ऐसी कुछ नहीं है। और फिर जब 32,000 का फैक्ट को लेकर जब चर्चाएं हो रही थी, उस पर भी फिल्म मेकर ने 32,000 को 3 कर दिया। और प्लस मैं सुदीप्तो सेन का इंटरव्यू किसी एक प्राइवेट मीडिया चैनल पर सुन रहा था, जहां उन्होंने वो बोल रहे थे कि मैं 32,000 का फैक्ट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मामला अभी कोर्ट में, कोर्ट से बाहर आने दी मामलों को, तब इस फैक्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा आकाश जी से है। आकाश जी, ये बताइए कि ये जो फिगर के ऊपर चर्चा हो रही है, कोई इसे 32,000 कह रहा है, कोई इसे 3,000 कह रहा है, कोई इसे और ज्यादा बता रहा है, तो आपको क्या लगता है ये फिल्म के ऊपर, इस स्टोरी के ऊपर बात करने से ज्यादा अगर इस फिल्म के फिगर के ऊपर बात की जा रही है तो वो कहां तक जायज है? मुद्दा ये नहीं है कि 3 है कि 30,000 है या फिर 300 है। मुद्दा ये है कि अगर देश की किसी भी बेटी के साथ, एक के साथ भी ऐसा कांड हो रहा है तो ये समूचे देश के लिए बहुत चिंताजनक की बात है। आज एक के घर में हुआ, कल दूसरे के होगा, परसों तीसरे के होगा, इसी तरह तो समाज में बढ़ता है। तो आज देश की जो राजनीतिक पार्टियां इस फिगर को लेकर अपने अपने मुद्दों को प्रसारित कर रही हैं या फिर अन्य संगठन इसके खिलाफ में विद्रोह का माहौल बना रहे हैं, तो मुद्दा आप अगर इस पे उठाना चाहेंगे कि 30,000 है, 32,000 है, 35,000 है, तो इस तरह नहीं होगा। आपको याद होगा ये यही वही भारत देश है जिसमें एक दामिनी का रेप हुआ दिल्ली में और पूरा भारत जल उठा। तो आप अगर इस मुद्दे पर हमसे चर्चा करना चाहते हैं कि 3,000 है कि 30,000 है कि 35,000 है, तो ये हम लोग राजनीतिक विषय पर चर्चा ना कर ये सोचें कि अगर 3 का भी फिगर है तो ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो केरल की सरकार क्या कर रही है, केरल के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, चाहे हमारे भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं जो इसका विद्रोह कर रही है, आखिर वो सरकार क्यों कर रही है। आज क्रिश्चियन की बेटी हो, हिंदू की बेटी हो, चाहे भारत की मुसलमान की बेटी ISIS में जाए, आज तो वो टेररिज्म है, आज तो वो कोई धार्मिक बात है नहीं। तो इस पर सारे राजनीतिक दलों को एक होकर तो इस पर चर्चा करना चाहिए, इसका विद्रोह करना चाहिए, इसके खिलाफ एक्शन तैयार करना चाहिए। तो बार बार ये देश की मीडिया और कुछ राजनीतिक दल सिर्फ यही कर रहे हैं कि संख्या संख्या से क्या लेना देना है भाई। आज हमारी देश की बेटियां हैं, हमारी देश की गौरव है, तो हम ज्यादातर अगर उस पर फोकस करें कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इस पर रिसर्च टीम बनाया जाए, इस पर इसके लिए कोई संविधान में कानून बने, प्रावधान बने, तो वो बढ़िया होगा। जी, आपने बात तो सही कही कि 32,000 हो, 3 हो या कितना, अगर
किसी के साथ भी ऐसा घटित हो रहा है तो वो होना गलत है। परंतु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज हमारे देश की मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं अपने मुद्दे को छोड़कर अपने आप को एक धर्म विशेष का या कहें कि वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के लिए इसके विरोध में अगर उतर गए हैं तो ये कहां तक उचित है? प्रांजल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन अगर हम धर्म के लिए कर रहे हैं, जो हमारे देश में जन्मा हो, हमारे देश में रहता था, हमारे देश में पला बड़ा हो, भले वो किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से जुड़ गया हो या किसी क्राइम से जुड़ा हो, तो समझ में आता है। परंतु इस फिल्म में आईएसआईएस का एक काला चेहरा, एक घिनौना चेहरा जो पब्लिक के बीच में लाने का प्रयास किया गया है, उसका विरोध करना, आपको कहां तक लगता है कि आईएसआईएस की तुलना क्या हमारे देश के अल्पसंख्यक समुदाय से करना ये उचित है या अनुचित है? देखिए, अल्पसंख्यक से किसी भी आतंकवादी संगठन के किसी धर्म से कनेक्ट करना बहुत गलत बात है। हम लोग ये मान सकते हैं कि आतंकवादी सिर्फ एक ही धर्म से आने वाले लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा धर्म ही कसूरवार है। आतंकवादी एक धर्म से आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा धर्म ही खराब है, ऐसा हम लोग नहीं मान सकते। और रही बात जो आप आईएसआईएस के कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, ये सब तो देखिए, कन्वर्जन का रैकेट केरल में बहुत पहले से चल रहा है। शायद आपको पता ना हो तो मैं एक पॉडकास्ट सुना था किसी एक निजी यूट्यूब चैनल पर, उसमें हमारी एक बहन थी जिनका नाम श्रुति था, तो वो यूनिवर्सिटी में जब पढ़ने गए तो उनको कन्वर्ट कराया गया था। बाद में आर्ष विद्या समाजम बोलकर एक केरल में काफी एक्टिव संगठन है जो इन सब मामलों में बरगला कर या फिर किसी गलत तरीके से जब कन्वर्जन कराया जाए उसका घर वापसी करा तो उनको समझाते हैं। तो उसी में बहन जो श्रुति बहन थी उनको घर वापसी कराया गया था, और उन्होंने इस पर एक किताब भी बहुत सुंदर अंग्रेजी में किताब लिखी, हो सके तो आप लोग पढ़िएगा, स्टोरी ऑफ रिवर्शन, वो जिसमें उन्होंने अपनी कहानी को लिखी कि मैं कैसे वापस आई और कैसे मुझे ले जाया गया। उनका कहना यह था कि मैं पूरी तरीके से, मेरे को ऐसे ब्रेन वॉश कर दिया गया था असामाजिक तत्वों द्वारा कि मैं उसी धर्म को इतने अच्छे से समझने लगी कि यही है, बाकी कुछ नहीं है। और मैं यहाँ तक कि उस धर्म के बारे में पढ़ने के लिए बहुत सारे ऐसे विद्यालय जो उस धर्म के बारे में ज्ञान देते वहां पर चली गई बिना धर्म में बताए। तो मेरे घर वालों ने, उनके घर वालों ने एफआईआर किया था, जिसके बाद से उनको पाया गया कि वो वहां पर पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब कोर्ट में लाया गया तो वो बोली कि नहीं, मुझे ये पढ़ना है और इसके बारे में जानना है। तो वो इसके बारे में पढ़ने और जानने लगी। जानने के लिए कोर्ट ने उन्हें बोला ठीक है, लेकिन वो बोली कि ठीक है, मैं अपने पिताजी से 2 दिन के लिए मिलूंगी, उसके बाद नहीं मिलूंगी। तो जब वो 2 दिन के लिए अपने पिताजी के पास आई तब उनके पिताजी ने आर्ष विद्यम समाजम के जो संस्थापक हैं उनके पास ले गई। तो उनसे जब चर्चा हुई उनको इस विषय पर, तो उनका पूरा मन और ध्यान खुल गया, और उसके बाद फिर उन्होंने सनातन में वापस कर ली, और फिर उन्होंने ये पुस्तक लिखा कि कैसे ऐसे हजार लड़कियों को की जा रही है। और आर्ष विद्यम समाजम से जब अगर फोन पर कोई कांटेक्ट करेंगे तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी देंगे केरल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि वो आतंकवाद से ही जुड़े हों, लेकिन ऐसे हो रही है, एक व्यक्ति को गलत तरीके से उन्हें बरगलाकर उनकी धर्म परिवर्तन की जा रही है। वह क्यों अपनी इच्छा से करे, एक संभावना से करे, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। कोई भी अपना मत फॉलो कर सकता है, किसी भी मत, लेकिन तरीके से करवाना एकदम उचित नहीं है। जी प्रांजल जी, एक कहावत हमने सुना है, घर फूटे गंवार लूटे। क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारे देश में हर एक मुद्दे पर अगर आज हमारे देश के वासी अगर लड़ने को तैयार हो गए हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई विदेशी ताकत या विदेशी नेटवर्क काम कर रहा है, या कहें एक टूलकिट ऐसा काम कर रहा है जो हमारे देश में फूट डालो राज करो की नीति को अंग्रेजों के बाद दोबारा लाने का प्रयास कर रहा है। आपको ऐसा क्या लगता है आकाश जी, ऐसा हो रहा है क्या? देखिए, ऐसा तो होने की पूरी तरह से संभावना है कि ऐसा हो सकता है। अब इस पे अगर हम लोग ये विचार करें कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये गलत है।
तरह से पिछले साल भर में जो मुद्दाएं आ रही हैं, पहले जाति के नाम पर तोड़ा जा रहा है, फिर जेएनयू की दीवारों पर यह मुद्दा आ रहा है कि बनिया ब्राह्मण भारत छोड़ो, फिर राजपूतों का विवाद, फिर हमारे हरिजन समाज के व्यक्तियों का विवाद, उसके बाद में अब तो भाषाओं का नाम पर भी विवाद उठ रहे हैं। तो ऐसा हर परिस्थिति में आपको लग रहा है, और हर परिस्थिति यह जाहिर कर रही है कि विदेशों द्वारा कुछ ना कुछ ऐसी कूटनीति बनाई जा रही है जिससे वो भारत में फिर से फूट डालो और शासन करो की राजनीति कर रहे हैं। आज आप ही देखिए कि आज भारत जिस परिस्थिति में है, आज भारत अपने आप को विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों में देख रहा है। आज भारत फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर है। तो आज दूसरे देश जो हमसे सीख रहे थे, जो हमसे बोलते हैं कि बहुत आगे हैं, पर वाकई में हमारी संस्कृति के सामने उन देशों का कोई वजूद नहीं है। तो आज वो सब मिलकर कुछ ना कुछ ग्लोबल, माने पूरे वर्ल्ड के तैयार पर एक ऐसा तैयारी कर रही है कि भारत में अपने आप को जाति में, धर्म में, भाषा में, ठीक है, स्टेट वाइज लड़ाकर तोड़ा जाए और शासन किया जाए। अब उसके लिए कहीं से भी प्लानिंग हो सकती है। बहुत अच्छा। आखिरी प्रश्न मैं प्रांजल जी से पूछना चाहता हूं, बहुत ही संक्षेप में उसका जवाब मैं चाहूंगा। प्रांजल जी, अभी आकाश जी ने एक बात कही कि हमारा देश फिर से विश्वगुरु बनने के रास्ते पर चल रहा है या बनने के कगार पे खड़ा है। आपको भी क्या ऐसा लग रहा है कि हमारा देश आज पूरे विश्व में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है? उसे रोकने के लिए या उस छवि को खराब करने के लिए कहीं ना कहीं किसी विदेशी ताकत का भी इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे देश में? देखिए आनंद जी, विदेशी ताकतों की अगर बात करें तो विदेशी ताकत हमारे भारत को हमेशा दबाने की कोशिश की। भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा, क्योंकि सनातन से उभरने वाली चीजें, सनातन को मानने वाले, सनातन के मापदंड, क्योंकि हम करोड़ों वर्ष पुरानी सभ्यता है, करोड़ों वर्ष पुराने मानने वाले धर्म के लोग हैं, सभ्यता को मानने वाले लोग हैं, जहाँ पर विज्ञान हर चीज, राजनीति, विज्ञान, कूटनीति, सब चीज का एकदम उन्नत है। विदुर नीति है, चाणक्य नीति है, जिसको पढ़कर बढ़िया से बढ़िया राजनीतिज्ञ उसको पढ़ते हैं ताकि वो अपने राजनीतिक जीवन को सक्सेसफुल कर सकें। तो देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी जैसे हैं, कम्युनिस्ट नेता हैं, उन्होंने भारत को हमेशा दबाना चाहा, एक कम्युनिस्ट शासन लाना चाहा। यही कारण है, ऐसे ही काफी फूट, क्योंकि देखेंगे सिस्टम में, जहां देखेंगे सिस्टम में सब कम्युनिस्ट रुक चुके हैं। कम्युनिस्ट के बिना कोई सिस्टम है नहीं, जिसे काफी सरकार ने भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तोड़ना इतना उनके लिए आसान नहीं रहा। तो ये सब जो ताकतें हैं वो एक अड़चन पैदा करने की कोशिश करती हैं भारत को विश्वगुरु बनने में, लेकिन उनका भारत का जो विश्वगुरु बनने में अड़चन पैदा करना है, उसमें सबसे बड़ा उनको अड़चन लगता है हमारे सनातन धर्म, क्योंकि इतना विकसित, इतना अच्छा, इतने गुणवत्ता से भरा हुआ धर्म है, इतने गुणवत्ता से भरा सभ्यता है कि कम्युनिस्टों ने इसका तोड़ निकाल नहीं पाए। जितना उन्होंने चेष्टा की भारत को एकदम मूल रूप से इसके सभ्यता को नष्ट करने की, लेकिन वो कर नहीं पाए। अन्य देशों में, चाइना में, सब जगह उन्होंने उनकी सभ्यताओं को नष्ट कर दिया, उनकी जो मूल सभ्यताएं थी, लेकिन भारत की सभ्यताओं को नष्ट नहीं कर पाए। इस प्रकार की बहुत सारी विदेशी ताकतें लगी हैं। जी, प्रांजल जी के बातों से मुझे एक लाइन याद आया, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां थे, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो साथियों, इस चर्चा को हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस फिल्म को क्यों बैन किया जा रहा है, फिल्म के पीछे का विरोध का कारण क्या है, हमने इस छोटे से चर्चे में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। यह वीडियो आप हमारे फेसबुक चैनल, हमारे यूट्यूब, हमारे इंस्टाग्राम में पूरा पा सकते हैं। हमें प्रोत्साहित करने के लिए और हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि हमें और भी उत्साह मिलता रहे, ताकि हम लोग आगे आप तक और भी नए नए विषय को लेकर आपके बीच आते रहें और आपके साथ बात करने का हमें फिर मौका मिलता रहे। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। नमस्कार, वंदे मातरम,
जय हिंद।